तो एपिसोड 1 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को उसके बेड से उठते हुए देखते हैं और ये है नोआर और ये है हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर यानी कि एमसी। और जब वो तैयार होके नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके पापा उसके घुटनों में गिरे हुए हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी जहाँ पे नौकरी लगने वाली थी वहाँ पे कोई और बंदा आके बैठ चुका है तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद नोआर पहले तो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, फिर बोलता है अच्छा तो मैं लाइब्रेरी में काम नहीं करने वाला, तो फिर क्यों ना मैं हीरो एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम दूं। उसके बाद हम लोग नोआर को देखते हैं जो कि यही सोचता हुआ जा रहा था कि उसको हीरो एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए या नहीं। और तभी वहाँ पे उसकी एक दोस्त आ जाती है जिसका नाम होता है एमा ब्राइटनेस और ये उसकी एक लड़की दोस्त है, पता नहीं मेरी कोई क्यों नहीं है। तो नोआर वहाँ पे एमा को वो सारी बातें बताता है कि उसको हीरो एकेडमी में ज्वाइन होना है पर उसके पास ऐसी कोई पावर्स ही नहीं है जिससे कि वो हीरो एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सके। और एमा बोलती है कि अरे तुम्हारे पास वो वाला स्किल है ना दिमाग वाला बुढ़ऊ, तुम उससे क्यों नहीं पूछते, वो तुम्हें कुछ रास्ता बता देगा। और यहाँ पे हमें नोआर्स के पावर्स के बारे में पता चलता है और उसके पास है द ग्रेट सागा स्किल AKA दिमाग वाला बुढ़ऊ। पर नोआर जब भी उस पावर का यूज करता है तभी उसके सर पे बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द होने लगता है, तो इसीलिए वो उस पावर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में ही करता है। फिर एमा बोलती है कि मैंने सुना था कि जब भी सर में दर्द हो तभी उनको किस करना चाहिए जिससे कि सर का दर्द कम हो सके। फिर तो यार मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके बाद नोआर वहाँ पे बोलता है एमा क्या तुम सचमुच ये करना चाहती हो? और एमा बोलती है हाँ मतलब हाँ ठीक है, मुझे ये करना ही होगा, मुझे मेरे दोस्त की मदद करनी ही होगी। उसके बाद नोआर और एमा एक रोमांटिक प्लेस पे जाते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे तो किसकी बात हुई थी ना, ये रोमांटिक प्लेस पे क्यों आ गए? तो नोआर वहाँ पे अपने दिमाग वाले बुढ़ऊ का स्किल यूज करता है और उससे पूछता है कि मुझे हीरो एकेडमी में ज्वाइन होना है जिसके लिए कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना चाहिए। और उसका बुढ़ऊ स्किल बोलता है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो जाकर डंजन्स को एक्सप्लोर करो जिनसे कि तुम्हें कुछ पावर्स मिल सकती है। और नोआर के उस स्किल को यूज करने के बाद उसके सर पे बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द होने लगता है और जैसा कि वहाँ पे एमा ने कहा था वो लोग वहाँ पे किस करते हैं। यार इस दुनिया में पुलिस वाले नहीं है क्या? ये बच्चे यहाँ पे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, कोई रोको इनको। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नोआर उस डंजन के सामने पहुंच चुका था और जब वो उसके अंदर जाता है उसके एक साइड वाले दरवाजे से किसी के बुलाने की आवाज आती है और जब वो उस दरवाजे के अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा हॉट बेब चेन से बंधी हुई थी। और नोआर जब उसके पास जाता है वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ भी मांग सकते हो, बिल्कुल किसी जीनी की तरह। और नोआर बोलता है कि मुझे हीरो एकेडमी में ज्वाइन होना है तो इसलिए मुझे उसका एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए कुछ पावर्स चाहिए। तो वो लड़की वहाँ पे बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ पावर्स चाहिए तो तुम्हें अपना सिर मेरे सिर से लगाना होगा जिससे कि मैं तुम्हें कुछ पावर्स दे सकूं। और जब नोआर अपना सिर उसके सिर से लगाता है तो वहाँ पे उसको 3 स्किल्स मिलते हैं। फिर वो लड़की वहाँ पे आती है और बोलती है कि मेरा नाम है ओलिविया सर्वेंट, वैसे इसके नाम में ही सर्वेंट है। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें 3 स्किल्स दिए हैं जिनमें से पहला है क्रिएटिव स्किल, फिर है बिस्टो स्किल, उसके बाद है एडिटर स्किल। क्रिएटिव स्किल से तुम किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हो और बिस्टो स्किल से तुम किसी को भी अपना स्किल दे सकते हो और एडिटर स्किल से तुम किसी का भी स्किल एडिट कर सकते हो। पर याद रहे तुम्हें इन स्किल्स को यूज करने के लिए चाहिए होगा लाइफ पॉइंट और तुम्हारा स्किल जितना ही ज्यादा पावरफुल होगा तुम्हारा लाइफ पॉइंट उतना ही घटता जाएगा और अगर तुम्हारा लाइफ पॉइंट खत्म हो गया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और नोआर वहाँ पे पूछता है कि अगर मुझे अपना लाइफ पॉइंट बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा? और ओलिविया बोलती है कि अगर तुम्हें अपना लाइफ पॉइंट बढ़ाना है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि तुम्हें अच्छा लगे, जैसे कि अच्छा सा खाना खाना या फिर बहुत अमीर हो जाना, और हाँ ठरकी चीजें भी। उसके बाद हम लोग सीन देखते हैं हीरो एकेडमी का और नोआर वहाँ पे पहुंच चुका था और वहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हीरोज थे। फिर वहाँ पे उनका एग्जामिनर आता है और बोलता है कि तुम्हें टीम्स में काम करना होगा, 3-3 के टीम बनेंगे और तुम्हें जाके मॉन्स्टर्स का रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है और जिसके पास भी सबसे ज्यादा पावरफुल रॉ मटेरियल होगा वो होगा इस एग्जाम का विनर। तो वहाँ पे नोआर का टीम बनता है और नोआर के टीम में थे एमा ब्राइटनेस और लिनोर ब्लूडॉन और वहाँ पे वो लोग सब प्लान बनाते हैं। वो लोग अलग
अलग होकर रॉ मटेरियल्स को ढूंढेंगे जिनसे कि उनको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल मिल सके। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नोआर एक डंजन में आया हुआ था रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए, और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा। और जब हमें दिखाया जाता है तो वहाँ पे उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा डीमन खड़ा था, और फिर वहाँ पे वो डीमन नोआर के ऊपर हमला कर देता है और नोआर वहाँ पे नीचे गिर पड़ता है। और फिर वहाँ पे नोआर उठते हुए बोलता है कि अगर मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है तो मुझे इस डीमन को कैसे भी करके मारना ही होगा। और उठने के बाद वहाँ पे नोआर अपने 90% लाइफ पॉइंट को यूज करके वहाँ पे एक 100 मीटर का स्टोन बुलेट बनाता है, और जब वो उसको फायर करता है तो उसके एक ही झटके में उस डीमन का खात्मा हो जाता है और वहाँ पे बस उसका एक खोपड़ी ही बचता है। तो नोआर उस खोपड़ी को उठा के ले जाके उस एग्जामिनर को दे देता है, और एग्जामिनर वहाँ पे टॉप 3 टीम्स का नाम अनाउंस करने वाले थे जो कोई भी इस एग्जाम को पास कर चुके हैं। और नोआर की टीम वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि नोआर के अलावा वहाँ पे उसके टीम में किसी ने भी किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा था। पर जब वहाँ पे नाम अनाउंस होता है तो वहाँ पे नोआर की टीम के जितने भी लोग थे वो सबकी आंखें चमक पड़ती है, क्योंकि नोआर की टीम ने वहाँ पे टॉप स्कोर ही नहीं बल्कि पूरा एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि वहाँ पे नोआर ने एक बहुत ही रेयर, मतलब रेयर से भी रेयर मॉन्स्टर को मार के लाया था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है एक स्टूडेंट के लिए। और जब नोआर घर आके ये सब अपनी फैमिली को बताता है तो वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पर जब नोआर उस हीरो एकेडमी के ज्वाइन फीस को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा थे, तो इसीलिए नोआर वहाँ पे दुखी हो जाता है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस एपिसोड 2 का स्टार्टिंग होता है, और एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नोआर आया हुआ था ओलिविया के पास उससे मदद मांगने के लिए। तो नोआर वहाँ पे अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए ओलिविया से मदद मांगता है, और ओलिविया वहाँ पे बोलती है कि तो तुम्हें पैसे कमाने हैं तो सीधा सीधा बोलो ना, तो तुम एक काम करो, जाके एडवेंचरस गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे उनके काम करने के बदले तुम्हें अच्छे खासे वहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। और नोआर ओलिविया की बात मानते हुए जाता है एडवेंचरस गिल्ड, और वहाँ पे वो रिसेप्शन पे जाके बोलता है कि मुझे इस गिल्ड में ज्वाइन होना है, तो मुझे अभी यहाँ पे क्या करना होगा। और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि तुम्हें पहले इस पेपर पे अपने सारे स्किल्स को लिखना पड़ेगा जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे स्किल के बेसिस पे काम दे सकें। तो नोआर वहाँ पे अपने 3 स्किल्स को लिखता है जो कि होता है क्रिएटिव, बिस्टो और एडिटर। और उन 3 स्किल्स को देखने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुमने ये कौन से स्किल्स लिखे हैं? क्रिएटिव, इससे तो तुम अनलिमिटेड स्किल्स को बना सकते हो। फिर वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे एक बुक को लाते हुए बोलती है कि इस बुक में तुम्हें अपना हाथ रखना होगा और तुम्हारी जो असली स्किल्स है इस बुक में दिख जाएंगी। और नोआर बोलता है क्या तुम्हें सचमुच मुझ पे यकीन नहीं है? तो ठीक है, मैं इस बुक पे अपना हाथ रखने को तैयार हूँ, पर क्या होगा अगर मैं सच बोल रहा होऊंगा? तो वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे बोलती है जिसका नाम था लोला, वो बोलती है ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे होगे तो मैं अपना स्कर्ट उठा के तुमसे माफी मांगूंगी। फिर नोआर अपना हाथ उस बुक पे रखता है और वहाँ पे जो उसकी असली स्किल्स थी वो उस बुक में आ जाती है, और वो वही स्किल्स थी जो कि उसने उस पेपर पे लिखे थे। और फिर नोआर वहाँ पे बोलता है हाँ लोला, तुम कुछ बोल रही थी, और वो भी अपने स्कर्ट के बारे में। ये नोआर तो बड़ा ठरकी है यार। तो लोला ने वहाँ पे जैसे वादा किया था वो अपने स्कर्ट को उठाती है, और नोआर के साथ साथ हमको भी वो देखने को मिलता है। वैसे मतलब ठीक है व्हाइट कलर, पर पिंक होता तो ज्यादा बेटर होता। naughty, naughty. तो नोआर वहाँ पे जो कुछ भी देखता है उसको देखने के बाद वहाँ पे जो उसके लाइफ पॉइंट्स थे वो 700 पहुँच जाते हैं। तो लोला वहाँ पे उसको उसका पहला काम देती है जो कि होता है एक जायंट रैबिट को पकड़ना, और वो रैबिट हमेशा उछलता रहता है, और मतलब उछलता ही रहता है। तो उस जगह पे जहाँ पे उस रैबिट को पकड़ने वाले थे वहाँ पे नोआर और एमा पहुँच जाते हैं, और तभी वहाँ पे उन दोनों के सामने वो बड़ा सा जायंट रैबिट आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा क्यूट भी था। और उसके बाद नोआर वहाँ पे अपना स्किल्स का यूज करके उस रैबिट का लेवल चेक करता है जो कि काफी ज्यादा थे, और उस रैबिट को हराने के लिए नोआर को वहाँ पे और भी ज्यादा लाइफ पॉइंट्स की जरूरत पड़ती, तो इसलिए वो दोनों भग के जाके एक ट्री के पीछे छुप जाते हैं। और नोआर वहाँ पे सोचता है कि अरे नहीं, मुझे वो करना ही होगा, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, वरना हम उस रैबिट को नहीं हरा सकते। तो फिर नोआर वहाँ पे एमा से बोलता है कि एमा, क्या मैं प्लीज तुम्हारा कान कुछ देर तक चबा सकता हूँ? और ये सुनने के बाद एमा भी लाइक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और ये बस इसलिए है क्योंकि इससे हमें मदद मिलेगी उस रैबिट को हराने के लिए। क्या भाई, तूने मांगा भी तो क्या मांगा, कान?
तो एमा बोलती है तो हमें इससे उस रैबिट को हराने में मदद मिलेगी, तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद नोआर वहाँ पे एमा का कान चबाता है और उससे जो उसका लाइफ पॉइंट था वो 1300 तक पहुँच जाता है। पर इससे पहले कि नोआर वहाँ पे अपना लाइफ पॉइंट और भी ज़्यादा बढ़ा पाता, वो रैबिट वहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। पर नोआर ने वहाँ पे जितना भी लाइफ पॉइंट कलेक्ट किया था वो काफ़ी था उस रैबिट को हराने के लिए, तो इसीलिए वो दोनों वहाँ पे मिलके उस रैबिट को हरा देते हैं। और उस रैबिट का जो रॉ मटेरियल था वो ले जाके वो लोला को देता है और लोला वहाँ पे उस रॉ मटेरियल को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जाके नोआर का पेमेंट लेके आती है, और वो वाला पेमेंट नोआर के स्कूल के फीस के लिए काफ़ी था। उसके बाद वहाँ पे जो सबके सब एडवेंचरस थे वो सब नोआर का वेलकम करते हैं उस एडवेंचरस गिल्ड के अंदर। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस थर्ड एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नोआर और एमा को उस हीरो एकेडमी में एडमिशन मिल चुका था और वो दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और तभी वहाँ से एक बहुत ही अमीर घर की लड़की गुजरती है और जब नोआर वहाँ पे अपने स्किल का यूज करके उस लड़की के बारे में ज्यादा पता करने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर एक कर्स है जो कि उसके 16th बर्थडे पे उसकी जान लेने वाला है। उसके बाद नोआर और एमा जाते हैं क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो सबके सब स्टूडेंट्स थे वो सब उन दोनों से दूरी बरतने लगते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ही लो क्लास से थे। उसके बाद वहाँ पे वो कष्ट वाली लड़की आती है जिसका नाम था मारिया और वो वहाँ पे आने के बाद नोआर से बातें करती है और ये देखने के बाद वहाँ पे जो क्लास के सब लौंडे थे वो जलने लगते हैं और सोचते हैं कि मारिया तो बहुत ही अमीर घर की लड़की है और नोआर इतना गरीब, पर ये इससे बात क्यों कर रही है। उसके बाद वहाँ पे उनका पहला क्लास स्टार्ट होता है जो कि होता है प्लेग्राउंड में और वहाँ पे जो उनकी क्लास की टीचर थी वो थी ये वाली लड़की और इस लड़की का नाम है एलिना और वो वहाँ पे बोलती है कि मैं हूँ तुम्हारी क्लास की टीचर और मैं आज तुमको पहला लेसन जो देने वाली हूँ वो है डिफेंस के ऊपर। उसके बाद वो वहाँ पे नोआर को आगे बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास जो वो स्वॉर्ड है उससे तुम मुझ पे अटैक करो और मैं उसको डॉज करूंगी। तो नोआर वहाँ पे अपने स्वॉर्ड से अपनी पूरी जान लगाते हुए एलिना के ऊपर हमला करता है, पर एलिना बहुत ही इजीली उस शॉट्स के अटैक को डॉज कर रही थी। उसके बाद एलिना वहाँ पे बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे शॉट्स के अटैक्स को डॉज कर लिया है और अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम पे हमला करूंगी और तुम्हें मेरे शॉट्स के अटैक्स को डॉज करना है और अगर तुमने ये शॉट्स के अटैक्स को सक्सेसफुली डॉज कर लिया तो तुम्हें मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। और नोआर बोलता है कि क्या गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट। और एलिना वहाँ पे बोलती है कि मैं तुमको कुछ ऐसा गिफ्ट दूंगी जिसको पाने के बाद मतलब तुमको मजे ही आ जाएंगे। तो उसके बाद नोआर वहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी लगाता है उस गिफ्ट को पाने के लिए और वो वहाँ पे एलिना के जो डॉज स्किल है उसको कॉपी करता है अपने 200 लाइफ पॉइंट्स को यूज करके। और जब एलिना उसके ऊपर हमला करती है वो उसी के डॉज स्किल का यूज करते हुए उसके अटैक से बहुत ही इजीली बच जाता है। और एलिना के अटैक से बचने के बाद नोआर वहाँ पे बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे अटैक्स को डॉज कर लिया है और अब बारी है मेरे गिफ्ट की। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नोआर किसी चीज के भरपूर मजे ले रहा था और जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम लोग देखते हैं कि एलेना वहाँ पे नोआर को मसाज दे रही थी, वो भी उसके छाती को अपने पिछवाड़े से। यार अगर ऐसे टीचर हो ना तो मैं तो भाई पढ़ाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूं। वैसे मुझे इससे एक और बात याद आया, आप में से कितने लोग हो जो कि अब भी स्कूल में हो, मेरे को कमेंट में बताओ। तो वहाँ पे एलेना का मसाज खत्म होने के बाद नोआर जो वहाँ पे नीचे पड़ा था उसके क्लासमेट आके पूछते हैं कि भाई कैसा लगा, बता ना हमको। तो नोआर जब वहाँ से उठता है तो वो देखता है कि उसके जो लाइफ पॉइंट्स थे वो एक ही बार में 400 प्लस हो गए। फिर एलेना वहाँ पे बोलती है कि गिफ्ट का टाइम खत्म हुआ और अब बारी है मेरे सेकंड लेसन की जो कि है अटैक के ऊपर, तो सब लोग 2-2 के टीम बना लो। और नोआर का टीम बनता है मारिया के साथ और फिर एलेना वहाँ पे बोलती है कि तुम्हें अपने पार्टनर को उठा के पटक देना है। और फिर तो पहले बारी आती है मारिया की और मारिया वहाँ पे नोआर को उठा के पटकने वाली थी, पर इससे पहले कि मारिया उसको पटक पाती नोआर वहाँ पे अपने डिफेंस सिस्टम को रेडी कर लेता है जिससे कि उसको गिरने पे चोट ना लगे।
तो मारिया वहाँ पे नोआर को उठा के पटक देती है, पर नोआर को पटकने के बाद वो फिर खुद ही नीचे गिर पड़ती है। और जब नोआर वहाँ पे अपने स्किल का यूज करके चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे मारिया का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा था और मारिया को ठीक करने के लिए वहाँ पे नोआर को 8000 लाइफ पॉइंट्स की जरूरत पड़ती। तो इसीलिए वो वहाँ पे अपने दिमाग वाले बूढ़ों का स्किल यूज करता है और वो उससे पूछता है कि मुझे जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइफ पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं। और उसका स्किल वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें पहले अपनी क्लास की सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके रखना होगा, उसके बाद तुम्हें वहाँ पे भागते हुए आना है और उनके गुब्बारों को एक एक झापड़ मारना है, जिससे कि तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे 2000 लाइफ पॉइंट्स। वाह बॉस, क्या आइडिया है। और ये सुनने के बाद नोआर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और उसके बाद वो जाता है लोला के पास उससे मदद मांगने के लिए और लोला वहाँ पे एक क्लैरिक के बारे में बताती है जो कि कर्स्ट वगैरह को ठीक करती है। और नोआर वहाँ पे बोलता है कि हमें उसकी मदद करनी ही होगी, तो ठीक है हमें उस क्लैरिक के पास ले चलो। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस 4th एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और 4th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नोआर आया हुआ था ओलिविया के पास उससे मदद मांगने के लिए। तो नोआर वहाँ पे बोलता है कि मैम मुझे किसी की मदद करनी है जिसके लिए कि मुझे बहुत सारे लाइफ पॉइंट्स की जरूरत है, तो आपके हिसाब से सबसे इजी और तेज तरीका कौन सा होगा लाइफ पॉइंट्स को पाने का। और ओलिविया वहाँ पे बोलती है कि तुम्हें सबसे जल्दी सबसे ज्यादा लाइफ पॉइंट्स को इंक्रीज करना है ना, तो हाँ मेरे पास एक रास्ता है, पर उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ठरकी चीजें करनी पड़ेंगी। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और नोआर तो ये सुनने के बाद पहले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, उसके बाद वो अपने होश में आके बोलता है कि अरे नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, कोई दूसरा तरीका बताइए ना। उसके बाद ओलिविया वहाँ पे दूसरा तरीका बताती है जो कि होता है एक स्किल को परचेस करना, और वो वाला स्किल नोआर को 300 लाइफ पॉइंट्स के बदले मिलेगा और उस स्किल के मदद से नोआर कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो जाएगा। और लकी मतलब वो वाला लकी नहीं भाई जो कि तुम सोच रहे हो, वो स्किल बस नोआर को ठरक के मामले में ज्यादा लकी बना देगा। तो नोआर वहाँ पे अपने 300 लाइफ पॉइंट्स को यूज करके उस स्किल को परचेस कर लेता है और उसके बाद वो जाता है मार्केट एमा से मिलने के लिए। और वो जब एमा के पास पहुँचता है तो वो गलती से लंगड़ा के जाके एमा के गुब्बारों पे गिर जाता है। भाई मजा आया। और एमा के गुब्बारों पे गिरने की वजह से वहाँ पे उसके 300 लाइफ पॉइंट प्लस हो जाते हैं। फिर वहाँ पे पता नहीं कैसे बहुत जोरों की हवा चलने लगती है जिससे कि उस मार्केट में जितनी भी सारी लड़कियाँ खड़ी थी उनके स्कर्ट उड़ने लगते हैं और नोआर का वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाइफ पॉइंट प्लस हो जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वैसे यार ये स्किल तो बहुत ही बढ़िया है, पर मतलब क्या बस हवा से उड़ेंगे या उससे भी ज्यादा मुझे कुछ मिल सकता है इससे। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। उसके बाद वहाँ पे उस मार्केट में लोला उस क्लैरिक को लेके आती है जिसका नाम होता है लूना। तो फिर वो सब बैठ के इस बारे में बात करने लगते हैं कि मारिया को उस 16 ईयर कर्ज से कैसे बचाया जा सकता है। और लूना वहाँ पे बोलती है कि मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती क्योंकि उस 16 ईयर कर्ज को हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और अगर किसी तरह से मैंने उसको हटा भी लिया तो इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से मेरी खुद की जान उसमें चली जाएगी। तो वो लोग ये सब बातें करके बाहर आ ही रहे थे कि तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो इसीलिए वो लोग वहाँ पे उन लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बच्चा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है। तो इसीलिए लूना वहाँ पे अपने पावर का यूज करते हुए उस बच्चे की जान तो बचा लेती है, पर उस बच्चे की जान को बचाने के बदले वो वहाँ पे खुद ही नीचे गिर पड़ती है। और जब नोआर वहाँ पे उसको उठा के देखता है तो वो देखता है कि लूना वहाँ पे बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे नहीं मरना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वहाँ पे नहीं मरना। अरे क्या यार दीदी, इतनी बड़ी क्लैरिक होके भी ऐसे बच्चों की तरह रोती हो। एंड हियर इज द टाइम फॉर दिस एपिक मीम। अरे छोटी बच्ची हो क्या? उसके बाद वहाँ पे नोआर और बाकी सब लूना को संभालने की कोशिश करते हैं क्योंकि लूना वहाँ पे पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। और तभी वहाँ पे पता नहीं कैसे नोआर को एक बढ़िया सा आइडिया आता है। फिर वो सबको रोकता है और बोलता है लूना तुम्हें अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम अपनी थोड़ी सी पावर यूज करो और मैं अपना थोड़ा सा पावर यूज करूंगा, जिससे कि तुम्हारी जान भी नहीं जाएगी और मारिया का कर्ज भी खत्म हो जाएगा। पर अभी मेरे पास उतना इनफ पावर नहीं है, तो क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो मेरा लाइफ पॉइंट को बढ़ाने के लिए? और उसके बाद वो वहाँ पे बताता है कि उसके लाइफ पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं। और लोला वहाँ पे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ पॉइंट्स को कैसे बढ़ाना है, हमें एक इवेंट पे जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारे लाइफ पॉइंट्स बहुत ही इजीली इंक्रीज हो सकते हैं, और उस इवेंट का नाम है द हाराम प्राइड इवेंट।
यानी कि टर्की इवेंट। और उसके अगले सीन में हमें उस इवेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे नोआर और बाकी सब पहुँच चुके थे। तो वहाँ पे जो उस इवेंट का होस्ट होता है भाई, मतलब वो बंदा ना इतनी ज़्यादा ठरकी बातें चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि नोआर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस एपिसोड 5 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें मारिया के पैलेस को दिखाया जाता है और वहाँ पे मारिया की दोस्त मारिया के लिए चाय लेके आती है और वो देखती है कि वहाँ पे मारिया के चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो मारिया का 16 ईयर वाला कर्ज था वो उसके ऊपर हावी होने लगा था। और वहाँ पे मारिया की दोस्त मारिया को संभालते हुए बोलती है कि प्लीज़ कोई आके मेरी दोस्त मारिया को बचा लो। और उसके बाद हमें उस हैरम प्राइड इवेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे जो उस इवेंट का होस्ट था वो बोलता है, दोस्तों हमारे पहले टीम का स्वागत किया जाए। तो वहाँ पे उस हैरम प्राइड इवेंट के पहले कंटेस्टेंट्स आते हैं और वो लोग वहाँ पे ऑडियंस को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर ऑडियंस वहाँ पे खुश होने की बजाय वहाँ पे उनका ही मजाक उड़ाने लगती है। तो इसी वजह से वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा इंसल्ट देखने के बाद वहाँ पे नोआर की टीम काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। फिर उस इवेंट का होस्ट दूसरे टीम को आने के लिए बोलता है और जब दूसरी टीम वहाँ पे आती है वो भी वहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाती और उनको भी हार का सामना करना पड़ता है। तो आखिरकार उस इवेंट का होस्ट नोआर की टीम को अंदर आने के लिए बोलता है और नोआर की टीम तो वहाँ पे आपस में ही लड़े जा रही थी इस बात पे कि नोआर के साथ कौन जाएगा। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि सारी ऑडियंस की आंखें उनके ही ऊपर टिकी है और ये देखने के बाद एमा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है, पर नोआर वहाँ पे उसको काम डाउन करता है और आगे जाने के लिए बोलता है। फिर एमा जाके अपना इंट्रोडक्शन देती है और ऐसे ही लूना और लोला भी करते हैं। और उसके बाद जब वो लोग ऑडियंस की तरफ देखते हैं तो ऑडियंस वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर वहाँ पे एक ऑडियंस का बंदा कपकपाने लगता है और उसके बाद वो लोग वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उनके टीम को चीयर करने लगते हैं। और ये देखने के बाद नोआर की टीम वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर लोला वहाँ पे बोलती है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, अभी तो यहाँ पे एक और टास्क करना बाकी है। फिर नोआर की टीम में जितनी भी सारी लड़कियां थी वो जाके ये सब प्लान बनाने लगती है कि वो टास्क कैसे कंप्लीट करना है। और उनका प्लान खत्म होने के बाद नोआर को वहाँ पे एक्टिंग करने के लिए बोला जाता है और नोआर वहाँ पे इतनी भद्दी और इतनी वाहियात एक्टिंग करता है कि मैं अपनी हंसी को वहाँ पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा तो एक्ट वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि नोआर को वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही है और इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि वो वहाँ पे मरने ही वाला है, पर उसके जो वहाँ पे टीममेट्स है वो आके उसको बचाएंगे और कैसे बचाएंगे ये तो भगवान ही जाने। तो एक्ट के मुताबिक नोआर वहाँ पे ठंड लगने का एक्टिंग कर रहा था और तभी वहाँ पे उसके टीममेट आके उसको गर्मी देने लगते हैं और वो भी अपने शरीर से रगड़ रगड़ के। और ऑडियंस वहाँ पे इतनी नेचुरल और इतनी ठरकी एक्टिंग को देखने के बाद वहाँ पे वो लोग रोने लगते हैं और नोआर की टीम को वहाँ पे सारे पैसे दे दिए जाते हैं और इसी बहाने नोआर का वहाँ पे लाइफ पॉइंट भी अप हो गया था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मारिया के पैलेस को और वहाँ पे डॉक्टर्स आके मारिया को चेक करते हैं और मारिया को चेक करने के बाद डॉक्टर्स वहाँ पे बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, ये 16 ईयर्स वाला कर्ज बहुत ही ज्यादा हार्ड है और हम लोग इसको नहीं हटा सकते। और तभी नोआर की टीम उस पैलेस के सामने पहुंच चुकी थी और जब वो लोग उस पैलेस के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि मारिया की दोस्त वहाँ पे बैठ के रो रही थी और वो नोआर को देखने के बाद पूछती है कि नोआर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और नोआर वहाँ पे बोलता है कि मैं जब मारिया से पहली बार मिला था मैंने अपने स्किल से उसकी स्टैट्स चेक किए थे और मुझे पता चला था कि मारिया के ऊपर एक 16 ईयर वाला कर्ज है, तो हम लोग यहाँ पे उसके कर्ज को ठीक करने के लिए आए हैं। और ये सुनने के बाद मारिया की दोस्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वैसे गाइस क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जो कि आपकी इतनी ज़्यादा केयर करे और आपके लिए इतना ज़्यादा आंसू बहाए? यार मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, आंसू बहाने वाले क्या घंटा होंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो उसका नाम मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मारिया की दोस्त नोआर को मारिया के पास ले जाती है और मारिया जब वहाँ पे नोआर को देखती है वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो। और नोआर वहाँ पे बोलता है क्या तुम भूल गई जब मैं पहली बार स्कूल गया था सब लोग मुझसे दूर भाग रहे थे क्योंकि मैं एक गरीब घर का लड़का था, पर तुम ही एक ऐसी थी जो कि मुझसे दूर नहीं भाग रही थी और तुमने वहाँ पे मेरे साथ दोस्ती भी किया था, तो ये दोस्ती के नाते समझ लो। और मारिया वहाँ पे उसकी जान बचाने के बदले नोआर को वहाँ पे एक पप्पी देती है। क्या यार दीदी, नोआर तो वहाँ पे आपकी जान बचाने के लिए आया था और आपने तो वहाँ पे उसका फायदा ही उठा लिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है।
फिर वहाँ पे लूना अपने हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करती है, जिससे कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोशनी होने लगती है। और वहाँ पे लूना को 16 इयर्स वाले कर्स को हटाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो कर्स मारिया के पूरे बॉडी में फैल चुका था। फिर वहाँ पे अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब नोआर अपने स्किल का यूज करके मारिया के स्टैट्स चेक करता है तो वो 16 साल की हो चुकी थी, और इसका मतलब कि मारिया का कर्स वहाँ पे खत्म हो चुका था। और ये देखने के बाद कि मारिया का कर्स वहाँ पे खत्म हो चुका है, मारिया के पेरेंट्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब नोआर की टीम उस पैलेस से बाहर आती है तो वहाँ पे लोला बोलती है कि हमें एक और राइवल मिल गई और उसके सामने तो हमारा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो तो कितनी ज्यादा अमीर है और वो तो पैलेस में रहती है। और लूना वहाँ पे बोलती है कि शायद मेरा चांस है, क्योंकि मैं तो एक एल्फ हूँ और मैं भी बहुत अमीर हूँ। और ये सुनने के बाद तो लोला और एमा का मुंह खुल्ला का खुल्ला ही रह जाता है। और उसके बाद वहाँ पे वो लोग इसी बात से लड़ने लगते हैं कि नोआर किसको मिलेगा, क्योंकि वो चारों ही नोआर को पाना चाहती थी। काश यार मैं नोआर की जगह पे होता। उसके बाद नोआर जाके ओलिविया को ये सब बताता है कि उसने मारिया की जान किस तरीके से बचाई, और नोआर के ये सब बताने के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, द हिडन डंजन एनिमे का 6th एपिसोड स्टार्ट होता है, और 6th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे खजाने को दिखाया जाता है, जो कि मारिया के फैमिली मेंबर्स ने मारिया की जान बचाने के बदले नोआर की टीम को वहां पे दिया था। फिर लूना वहां पे अपने हिस्से के खजाने को लेते हुए बोलती है कि मैं अपने वाले हिस्से के खजाने से मैं अपना एक क्लिनिक खोलूंगी, जहाँ पे कि मैं सबका इलाज कर सकूं। उसके बाद वो वहाँ पे नोआर से पूछती है कि नोआर उसके वाले खजाने के हिस्से से क्या करने वाला है, और नोआर बोलता है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सोचा कि मैं अभी अपने वाले हिस्से के खजाने से क्या करने वाला हूँ। और एमा वहाँ पे बोलती है कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, तुम और मैं साथ मिलके एक दुकान खोलेंगे जहाँ पे कि हम लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। फिर लोला वहाँ पे बोलती है कि नोआर को तुम्हारे साथ रहने की क्या जरूरत, वो तो मेरे साथ भी रह सकता है ना। और इसी बात पे एमा और लोला का वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, और वो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। और लूना वहाँ पे उनकी लड़ाई को देख के एंजॉय कर रही थी, और कुछ देर तक उनकी लड़ाई देखने के बाद वो उन दोनों को रोकती है और बोलती है कि तुम लोगों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, क्यों ना नोआर मेरे साथ काम करे और तुम दोनों घर जाओ। और वापस से वहाँ पे उन तीनों के बीच पे इसी बात पे लड़ाई होने लगती है कि नोआर किसके साथ जाएगा। और नोआर जब देखता है कि वो तीनों वहाँ पे कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, तो फिर वो उन तीनों को डिस्टर्ब नहीं करता और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। और वहाँ से आने के बाद वो उन सारे खजाने को ले जाके अपने पप्पा को दिखाता है, और उसके पप्पा इतने सारे पैसे को देखने के बाद उनके तो कदम ही लड़खड़ाने लगते हैं। फिर नोआर के पप्पा उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बोल बेटा, तूने इतने सारे पैसे कहाँ से चुराए हैं, कहीं तूने कोई गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया। तो नोआर वहाँ पे उनको सब कुछ समझाता है कि ये सारे पैसे एक अमीर घर की लड़की के जान बचाने के बदले मुझे मिले हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इन सारे पैसों को ले जाके मैं एक दुकान खोलूँ जहाँ पे मैं मॉन्स्टर्स का रॉ मटेरियल बेचूंगा। और उसके पप्पा ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं पेपर क्या होता है वो, हाँ, कागजी कार्यवाही। तो उसके पप्पा जाके संभालते हैं कागजी कार्यवाही को, और नोआर जाता है मॉन्स्टर्स के रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए। पर उससे पहले वो जाता है ओलिविया के पास उससे पूछने के लिए कि उसको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स के रॉ मटेरियल्स कैसे मिल सकते हैं। और ओलिविया वहाँ पे उसको 2 स्किल्स के बारे में बताती है, जिनमें से एक स्किल होता है एलिवेटर का, जिससे कि वो एक डंजन में किसी भी फ्लोर में टेलीपोर्ट कर सकता है, पर वो उस एबिलिटी को सिर्फ 1 घंटे में एक ही बार यूज कर सकता है। और दूसरी जो स्किल होती है वो होती है फ्लैशबैक की, जिससे कि वो किसी को भी कुछ देर के लिए अंधा कर सकता है। तो नोआर वहाँ पे अपने 800 लाइफ पॉइंट्स को यूज करके वहाँ पे उन दोनों ही स्किल्स को परचेज कर लेता है, और उन स्किल्स को ट्राई करने के मकसद से वो वहाँ पे फ्लैशबैक का यूज करता है, जिससे कि वो खुद ही कुछ देर के लिए वहाँ पे अंधा हो जाता है। अरे कितना बकलोल आदमी है यार, इतनी सारी गेम्स खेलिए फिर भी कुछ नहीं पता। जब भी फ्लैशबैक का यूज करो खुद की आंखें बंद होनी चाहिए, वरना खुद ही वहाँ पे अंधे हो जाते हैं। ये मेरा खुद का गेमिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। अच्छा। तो वहाँ पे उसकी आंखें ठीक होने के बाद वो आगे बढ़ता है वहाँ पे उन डंजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए, और जब वो वहाँ पे छुप के एक जगह से आगे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की लाश पड़ी थी। और नोआर वहाँ पे सोचता है कि क्या इन दोनों ने आपस में ही लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों से भी कोई बड़ा मॉन्स्टर था जिसने कि इन दोनों को यहाँ पे मार दिया है। उसके बाद नोआर वहाँ से छुपते छुपाते आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके पीछे एक बड़ा सा लायन आ जाता है, जिसको देखने के बाद नोआर वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता
जाता है और उसके बाद वो वहाँ पे अपने स्किल का यूज करके उस लायन के स्टैट्स चेक करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे उसके स्टैट्स में उसको कुछ भी नहीं दिखते। और ये देखने के बाद तो नोआर वहाँ पे और भी ज्यादा डर जाता है और डरते डरते वो पीछे हटने लगता है। फिर उसको याद आता है कि उसके पास तो और 2 नए स्किल्स भी है जिनका यूज करके वो वहाँ पे उन लायन से बच सकता है। तो वो अपने फ्लैशबैक स्किल का यूज करता है जिससे कि वो लायन वहाँ पे कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। और उसके बाद वो वहाँ पे वो एलिवेटर का पोर्टल खोल के वहाँ से 9-2-11 होने ही वाला था कि तभी वो लायन उससे बात करके उसको रुकने के लिए बोलता है। और ये देखने के बाद नोआर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक लायन वहाँ पे इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता है, क्योंकि ये सब तो सिर्फ एनिमे में ही पॉसिबल है ना। एक सेकंड, ये भी तो एक एनिमे ही है ना। तो वो लायन वहाँ पे नोआर से बोलता है कि मैं तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो मेरे दोस्त को ढूंढने में। और जब नोआर वहाँ पे ध्यान से देखता है तो उस लायन के सर पे एक फूल उग रहा था, पता नहीं कैसे। तो नोआर वहाँ पे मान जाता है उस लायन की मदद करने के लिए और वो लायन वहाँ पे अपना नाम बताता है जो कि होता है टाइगर। क्या लायन का नाम टाइगर? ये तो वही बात हो गई कि कुत्ते का नाम कैट रख दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि नोआर और वो टाइगर उस टाइगर के दोस्त को ढूंढने के लिए जा रहे थे और तभी उनके सामने कुछ तुच्छ मुच्छ से मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनको कि वो टाइगर एक ही बार में कुचल देता है। तो फाइनली वो लोग कुछ देर तक चलने के बाद उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नोआर को जाके उस टाइगर के दोस्त को ढूंढना है। फिर नोआर वहाँ से अकेला आके जाता है और वहाँ पे उसको कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा होता क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था। और जब वहाँ पे नोआर ध्यान से देखता है तो उसके सामने से कोई चलता हुआ आ रहा था। और जब वो नोआर के पास पहुंचता है, नोआर देखता है कि वो एक ज़ॉम्बी है और उस ज़ॉम्बी को देखने के बाद नोआर की वहाँ पे फट जाती है, इसलिए वो भाग के जाके एक कमरे के अंदर छुप जाता है। पर वहाँ पे भी उसको चैन नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे भी एक ज़ॉम्बी था। तो नोआर वहाँ पे अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है जिससे कि वो उस ज़ॉम्बी से लड़ सके, पर ये वाला ज़ॉम्बी उसको थोड़ा सा अलग सा लगता है, इसीलिए वो अपने स्किल का यूज करके उस ज़ॉम्बी के बारे में पता करता है जिससे कि उसको पता चलता है कि ये वही टाइगर का दोस्त है जिसको कि वो यहाँ पे ढूंढने के लिए आया है। फिर नोआर वहाँ पे सोचता है कि ये तो ज़ॉम्बी बन चुका है और अब ये नहीं रुकने वाला, अगर इसको रोकना है तो इसको या तो मारना होगा या फिर क्योर करना होगा। और मैं इसको मारना नहीं चाहता, पर इसको क्योर करने के लिए भी काफी ज्यादा ही लाइफ पॉइंट्स लग रहे हैं। पर नोआर वहाँ पे फाइनली अपने 500 लाइफ पॉइंट्स का कुर्बानी देके उस बंदे को वहाँ पे क्योर कर देता है और टाइगर के दोस्त को टाइगर से मिला देता है। उसके बाद वहाँ पे टाइगर का दोस्त जो कि एक एल्फ होता है वो बोलता है, थैंक यू, तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की और अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना जरूर, पर अभी मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरा परिवार मेरे गांव पे मेरा इंतजार कर रहा है। फिर वो एल्फ वहाँ से उसके रास्ते चले जाता है और टाइगर और नोआर वहाँ पे बस उसको देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद वो टाइगर वहाँ पे नोआर से बोलता है कि नोआर, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? और नोआर बोलता है कि अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, पर मैं देखता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। और टाइगर बोलता है कि पर मुझे एक अधूरा काम निपटाना है। फिर वो टाइगर वापस से उसी डंजन के अंदर चला जाता है जहाँ से कि वो आया था और नोआर भी उसके पीछे पीछे जाता है ये देखने के लिए कि वो टाइगर अभी क्या करने वाला है। उसके बाद जब वो उस डंजन के अंदर पहुंचता है वो देखता है कि वो टाइगर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था क्योंकि उसका जो एकलौता दोस्त बना था पूरी जिंदगी के अंदर वो भी उसको वहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया और अब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका है। क्या कमाल की बात है ना दोस्तों। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा ही महत्व रखते हैं और हम ये नहीं चाहते कि वो कभी भी हमसे दूर जाएं, पर आखिरकार उनको एक दिन हमसे दूर जाना ही पड़ता है। तो नोआर जब वहाँ पे उस टाइगर को रोते हुए देखता है तो उसको वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है, तो इसीलिए वो वहाँ पे बोलता है क्यों ना हम दोनों भी दोस्त बन जाएं, फिर तो अकेले नहीं होगे। और टाइगर भी वहाँ पे नोआर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पे वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और नोआर जब उस टाइगर को अपने घर लेके आता है उसके पापा उस टाइगर को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वो वहाँ पे बोलते हैं ये इतना बड़ा लायन हमारे घर पे क्या कर रहा है और ये क्या हमको खाने के लिए आया है क्या? उसके बाद टाइगर वहाँ पे नोआर के पापा के पास आता है और उनके मुंडी को सहलाते हुए बोलता है, अरे नहीं, मैं तो नोआर का दोस्त हूँ और मैं आप लोगों को नहीं खाने वाला, पर मैं अब से यहीं पे ही रहूंगा। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस तो एपिसोड 7 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें नोआर के घर को दिखाया जाता है और एमा वहाँ पे उससे मिलने के लिए आई हुई थी और नोआर से मिलने के बाद एमा वहाँ पे उसको एक जादू की झप्पी देती है जिससे कि वहाँ पे नोआर का थोड़ा सा लाइफ पॉइंट प्लस हो
जाता है। फिर वहाँ पे नोआर बोलता है कि ठीक है मेरा लाइफ पॉइंट अभी प्लस हो चुका है तो तुम मुझे अभी छोड़ दो। एमा बोलती है कि तुमने इतना ज्यादा लाइफ पॉइंट बढ़ा ही लिया है तो थोड़ा सा और ही बढ़ा लो। और एमा वहाँ पे नोआर को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर नोआर वहाँ पे बोलता है प्लीज छोड़ दो यार, सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमें। और जब हमें दिखाया जाता है तो सच्ची में वहाँ पे जितने भी सारे ठरकी लौंडे थे वो सब वहाँ पे एमा और नोआर को घूर घूर के देख रहे थे। उसके बाद वहाँ पे एमा फाइनली नोआर को छोड़ देती है, पर वहाँ पे वो बोलती है कि इस बार तो तुम बच गए पर अगली बार नहीं बचोगे। हाँ, पर बचना कौन चाहता है। देन नोआर और एमा जाते हैं एडवेंचरस गिल्ड वहाँ पे लोला से मिलने के लिए, पर वो जैसे ही उस एडवेंचरस गिल्ड में एंटर करने ही वाले थे तभी वहाँ पे अंदर से उनको लोला के गुर्राने की और किसी के साथ लड़ाई करने की आवाज आती है। और नोआर वहाँ पे बोलता है उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद नोआर और एमा जाते हैं एडवेंचरस गिल्ड के अंदर और वहाँ पे वो देखते हैं कि लोला किसी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई कर रही थी और लूना वहाँ पे उसको किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर जब लोला वहाँ पे नोआर को देखती है वो नोआर से बोलती है कि इस ठरकी लड़की ने मेरे सारे के सारे एडवेंचरस को चुरा लिया है, अब मैं क्या करूं। और वो लड़की जिसका नाम होता है सारा वो वहाँ पे बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे एडवेंचरस को नहीं चुराए, वो खुद ही मेरे पास आ गए। लोला बोलती है हाँ, क्योंकि तुमने उनको अपने ठरक के जाल में फंसा लिया है और उनको अपनी तरफ ललचा लिया है। फिर लोला वहाँ पे सारा को चैलेंज करती है इस बात को लेके कि किसके पास ज्यादा बेहतर और अच्छा एडवेंचरस है। और चैलेंज वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि लोला की टीम के एडवेंचरस और सारा की टीम के एडवेंचरस दोनों ही एक जर्नी पे जाएंगे और वहाँ पे उनको मॉन्स्टर्स का रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है। और वो जर्नी कंप्लीट होने के बाद वो लोग वापस एडवेंचरस गिल्ड में वापस आएंगे और वहाँ पे उनके मॉन्स्टर्स के रॉ मटेरियल को कंपेयर किया जाएगा और जिसके पास ज़्यादा अच्छे रॉ मटेरियल्स होंगे उस टीम को सबसे बेहतर एडवेंचरस गिल्ड का टीम माना जाएगा। और सारा भी वहाँ पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो जाती है नोआर के पास और नोआर से वो वहाँ पे चिपक के उसको अपने गिल्ड में आने का इन्विटेशन देती है और अपने गिल्ड में आने के उसको फायदे भी बताती है। और वो वहाँ पे इतने कड़क कड़क फायदे बताती है कि जिन फायदों को सुनने के बाद नोआर का तो वहाँ पे खून ही निकल जाता है और वो भी नाक से। तो सारा वहाँ पे फायदे बताने के बाद तो वहाँ से चली जाती है, पर बेचारे नोआर का तो वहाँ पे फ्यूज ही उड़ गया था और वो बस वहाँ पे यही सोचे जा रहा था कि उसको सारा का गिल्ड ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फिर कुछ देर बाद नोआर वहाँ पे अपने होश में आ जाता है और वो वहाँ पे लोला की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और लोला का वहाँ पे जो टीम था वो था नोआर, एमा और लूना के साथ। तो वहाँ पे जो नोआर का टीम था वो लोग प्लान बनाते हैं एक ड्रैगन को मारने का, जिनसे कि उनको काफी अच्छा खासा रेयर मटेरियल मिल जाए। और वहाँ पे एमा ड्रैगन का नाम सुनने के बाद वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है बिकॉज शी इज लव ड्रैगन। अरे अगर ड्रैगन से प्यार करते हो तो उसको मारने क्यों जा रहे हो। तो फाइनली वहाँ पे नोआर की टीम पहुंच जाती है जहाँ पे कि उनको ड्रैगन को पकड़ना है और मारना है। और वहाँ पे पहुंचने के बाद वो लोग एक ट्रैप सेटअप करने लगते हैं जिससे कि उनको ड्रैगन को पकड़ने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। और फिर जब वहाँ पे उनका ट्रैप बन के तैयार हो जाता है, नोआर वहाँ पे बोलता है कि मैं उस ड्रैगन को यहाँ पे लेके आऊंगा और तुम दोनों तैयार रहना। फिर नोआर जाता है उस ड्रैगन के पास और वहाँ पे एक पत्थर उठा के उस ड्रैगन को मारता है, जिससे कि वो ड्रैगन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नोआर के पीछे भागने लगता है उसको मारने के लिए। और नोआर का पीछा करते करते वो जाके उसी ट्रैप के अंदर गिर जाता है जो कि उसी के लिए बना था, पर उससे उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो नोआर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे फिर लूना आके वहाँ पे उस ड्रैगन को एक स्पीयर मारती है, जिससे कि उस ड्रैगन का वहाँ पे खेल खत्म हो जाता है। और जब नोआर की टीम वहाँ पे उस ड्रैगन को ले जाके उस एडवेंचरस गिल्ड में दिखाती है तो लोला वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो नोआर को लेके जाती है एक कमरे के अंदर और वहाँ पे उसको एक कूपन दिखाती है जिसका नाम होता है टच मी एनीवेयर कूपन। अरे भाई, मेरे को इस कूपन का नाम कुछ सही नहीं लग रहा। तो नोआर वहाँ पे उस कूपन को देखता है और बोलता है क्या टच मी एनीवेयर कूपन, क्या मैं इसका यूज अभी कर सकता हूँ। फिर नोआर वहाँ पे उस कूपन का यूज करता है, जिसके बाद लोला वहाँ पे उसको गुदगुदी करने लगती है। तो नोआर वहाँ पे उस गुदगुदी के मजे ले ही रहा था कि तभी उनको पता चलता है कि सारा का टीम भी वहाँ पे आ चुका है और सारा की टीम ने वहाँ पे नोआर की टीम से भी ज्यादा स्कोर पॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद लोला वहाँ पे नोआर से वापस से उस टच मी एनीवेयर कूपन कोड को
छीन लेती है, जिससे कि नोआर का वहाँ पे गुदगुदी का प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर नोआर जाता है ओलिविया के पास उससे मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसको उस गुदगुदी के मजे वापस से लेने थे। और ओलिविया वहाँ पे नोआर को 3 स्किल्स देती है, जो होती है फायर, वाटर और लाइटनिंग। और नोआर उन तीनों स्किल्स को किसी भी अपने अदर स्किल्स के साथ कॉम्बाइन करके यूज कर सकता था। उसके बाद ओलिविया बोलती है कि तुमको इस डंजन के 7th फ्लोर पे जाना है, जहाँ पे कि तुम्हें कुछ और भी मिलेगा। और फिर नोआर निकल पड़ता है उस डंजन के 7th फ्लोर की तरफ। और जैसे ही वो उस डंजन के 7th फ्लोर पे एंटर करता है, वो देखता है कि वो एक जंगल में आ चुका है। उसके बाद वहाँ पे उसको एक एल्फ देख के स्माइल करती है। और गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, तो हिडन डंजन एनिमे का 8th एपिसोड स्टार्ट होता है। और 8th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नोआर को दिखाया जाता है, जो कि उसी डंजन के 7th फ्लोर के उस फॉरेस्ट के अंदर था, जिस फॉरेस्ट में वो पिछले एपिसोड में आया था। फिर वो एक जगह पे छुप के आगे देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ भेड़िए किसी चीज को खा रहे थे। और नोआर वहाँ पे उन लोगों से उलझने की कोशिश नहीं करता और वहाँ से चुपचाप निकलने लगता है। पर तभी उसको कोई पीछे से बुलाती है, जिसको सुनने के बाद नोआर तो पहले काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद जब वो पीछे पलट के देखता है, तो वहाँ पे बस एक बच्ची खड़ी थी। और वो बच्ची वहाँ पे अपनी जान को बचाने के लिए नोआर से मदद मांगती है। और जब नोआर वहाँ पे नहीं मानता, तो वो बच्ची वहाँ पे उछल के नोआर को पकड़ने की कोशिश करती है। पर क्योंकि उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी थी, तो इसीलिए वो वहाँ पे नोआर को पकड़ नहीं पाती और वहीं पे नीचे गिर जाती है। और फिर नोआर जब उसकी ऐसी हरकतें देखता है, वो वहाँ पे उस बच्ची की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो बच्ची वहाँ पे नोआर को अपना नाम बताती है, जो कि होता है ड्रायड। और वो बोलती है कि मैं एक स्पिरिट हूँ, एक पेड़ की। और क्योंकि वो एक स्पिरिट है, तो उसकी जो असली वाली बॉडी है वो एक ट्री के फॉर्म में है। और एक ट्री होने की वजह से वो कहीं पे भी मूव नहीं कर सकती, जिससे कि एक मॉन्स्टर उसके माना को सक कर रहा है। और अगर एक बार उसका माना खत्म हो गया, तो उसकी जान चली जाएगी। उसके बाद वो नोआर से बोलती है कि नोआर, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ट्रेजर के पास ले जाऊंगी, जहाँ पे तुम्हें अच्छे खासे रेयर आइटम मिल सकते हैं। और क्योंकि वहाँ पे नोआर को रेयर आइटम्स की जरूरत थी, तो इसीलिए वो वहाँ पे उस ड्राइड के साथ चले जाता है। और वो ड्राइड नोआर को लेके जाती है अपने बॉडी के पास, मतलब अपने ट्री वाले बॉडी के पास। और वहाँ पे नोआर देखता है कि एक गोल्डन बी उस ट्री से कुछ लिक्विड कलेक्ट कर रही थी। और वो ड्राइड वहाँ पे बोलती है कि यही है वो मॉन्स्टर जिसने मेरा सारा माना खींच लिया है। और जैसे जैसे वहाँ पे वो गोल्डन बी उस ट्री से उस ट्री का लिक्विड कलेक्ट कर रही थी, इस तरफ वो ड्राइड भी वैसे कमजोर होती जा रही थी। और ये सब देखने के बाद नोआर वहाँ पे बोलता है, अगर मैंने इस लड़की की यहाँ पे मदद नहीं की, तो ये लड़की यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे मर जाएगी। मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। फिर नोआर उस ड्राइड से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वो ड्राइड वहाँ पे उसकी मदद करने के बदले नोआर को वहाँ पे एक किस देती है। यार, अगर सच्ची में मदद करने के बदले ये सब मिलेगा ना, तो मैं सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ किसको मेरी मदद चाहिए। Stop it. Get some help. उसके बाद वो ड्राइड और नोआर ये प्लान बनाने लगते हैं कि वो लोग उस गोल्डन बी को कैसे हराने वाले हैं। और तभी नोआर को वहाँ पे एक बढ़िया सा आइडिया आता है, जिससे कि वो उस गोल्डन बी को बहुत ही इजीली हरा सकते हैं। फिर नोआर जाता है उन्हीं भेड़ियों के पास जिनको कि उसने पहले देखा था। और वहाँ पे उनके ऊपर एक पत्थर उठा के मारता है, जिनसे कि वो भेड़िए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और वो सबके सब भेड़िए वहाँ पे नोआर के पीछे लग जाते हैं उसको मारने के लिए। तो नोआर उन भेड़ियों को भगाते भगाते लाता है उसी गोल्डन बी के पास। और वहाँ पे वो देखता है कि वो गोल्डन बी अब भी उस ड्राइड के ट्री से माना को सक कर रही थी। और उसके सामने वहाँ पे वो ड्राइड भी नीचे पड़ी हुई थी, जिसको देखने के बाद नोआर वहाँ पे समझता है कि वो ड्राइड वहाँ पे मारी जा चुकी है। इसीलिए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और उसके पास जो वहाँ पे स्वॉर्ड था, वो उससे उस गोल्डन बी के ऊपर हमला कर देता है। पर क्योंकि वो बी वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो नोआर का एक भी अटैक उससे नहीं लग पाता। फिर नोआर वहाँ पे अपने स्किल का यूज करके उन भेड़ियों को कमांड देता है कि वो जाके उस गोल्डन बी के ऊपर हमला करे। पर वो भेड़िए वहाँ पे ज्यादा देर तक उस गोल्डन बी के सामने टिक नहीं पाते और वहाँ पे वो मारे जाते हैं। और आखिरकार नोआर के पास वहाँ पे एक ही चारा बचता है अपने न्यू स्किल्स का यूज करना। तो नोआर वहाँ पे अपने थंडर और वाटर के स्किल्स को मिक्स करके यूज करता है, जिससे कि वहाँ पे उस गोल्डन बी को बहुत ही ज्यादा तगड़ा झटका लगता है। और वो गोल्डन बी वहाँ पे नीचे गिर जाती है और वहाँ पे उसका खेल खत्म हो जाता है। फिर नोआर जाता है उस ड्राइड के पास और वो देखता है कि वो ड्राइड अब भी जिंदा है और वो बस कुछ देर के लिए बेहोश ही हुई थी। तो जब उस ड्राइड को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे मारा जा चुका है, तो वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और नोआर को लाके वो ट्रेजर देती है, जो
कि उसने देने का वादा किया था। तो नोआर वहाँ पे उस ट्रेजर को ले लेता है और फाइनली उसका टाइम आ गया था वहाँ से जाने का। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नोआर और बाकी एडवेंचरर्स ने अपने सारे आइटम्स को कॉइन्स में एक्सचेंज कर लिया था। फिर एक के बाद एक वो अपने सारे कॉइन्स को टेबल पे रखते जा रहे थे और देखते ही देखते वहाँ पे जितने भी सारे एडवेंचरर्स थे उनके सारे कॉइन्स खत्म हो जाते हैं और वहाँ पे बस 2 एडवेंचरर्स ही बच जाते हैं, सारा के और लोला के। और आखिरकार वहाँ पे नोआर के पास एक कॉइन ज्यादा होता है जिससे कि वो वहाँ पे इस कंपटीशन को जीत जाता है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस तो हिडन डंजन एनिमे का एपिसोड 9 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नोआर अपने पापा के पास जाता है और उनसे बोलता है कि पापा मुझे कोई सूट दीजिए जिसे पहन के मैं पार्टी में जा सकूं, क्योंकि आज एमा के घर पे एक पार्टी है जहाँ पे कि मुझे भी बुलाया गया है। फिर उसके पापा जाके उनका सूट लेके आते हैं जो कि नोआर के साइज से काफी ज्यादा बड़ी थी और उस पे ऑलरेडी वाइन भी गिरी हुई थी। और नोआर वहाँ पे उस सूट को देखने के बाद अपने पापा से बोलता है कि पापा आप रहने ही दो, मैं कोई खुद ही अपने लिए सूट खरीद लूंगा। और अपने बेटे से ऐसा जवाब सुनने के बाद वहाँ पे नोआर के पापा फुल डिस्प्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नोआर और एमा के घर के पार्टी में थे। फिर वहाँ पे एक ओल्ड मैन आते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें खबर मिली है कि इस पार्टी में कुछ चोर आने वाले हैं जो कि मरमेड के टीयर को चुराने की कोशिश करेंगे, पर आप लोग चिंता ना करें क्योंकि हमने ऑलरेडी ही यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट कर रखी है। और जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे उस ओल्ड मैन ने सिक्योरिटी के नाम पे बस 4 एडवेंचरर्स को वहाँ पे बुलाया था और उसी को ही वो टाइट सिक्योरिटी बोल रहा था। अरे भाई साहब, ऐसी सिक्योरिटी में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके बाद वहाँ पे नोआर और एमा डांस करने लगते हैं और वो वहाँ पे इतना बढ़िया डांस करते हैं कि वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे वो सब वहाँ पे तालियां बजाने लगते हैं। तो नोआर और एमा का वहाँ पे डांस खत्म होने के बाद वहाँ पे अचानक से लाइट चली जाती है और झूमर के ऊपर वही चोर आती है जो कि मरमेड टीयर को चुराने वाली थी। वैसे तो इस एनिमे में इस चोर का नाम है फैंटम थीफ, पर मेरे को फैंटम चोर कुछ सही जम नहीं रहा तो मैं अब से इसको बोलूंगा चिंदी चोर। और वो चिंदी चोर वहाँ पे मरमेड टीयर को तो चुराते ही हैं, पर पता नहीं वो लोग वहाँ पे एमा को क्यों बेहोश करके ले जाने लगते हैं। और जब नोआर वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश करता है वो लोग नोआर को एक लात मारते हैं जिससे कि नोआर वहाँ पे नीचे गिर जाता है। फिर वो एमा को ले जाते हुए बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे बस मरमेड टीयर को ही चुराने के लिए आए थे, पर अगर हमने यहाँ पे एमा ब्राइटनेस को भी किडनैप कर लिया तो हमें यहाँ पे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे, तो पैसे लेके आना और अपनी एमा ब्राइटनेस को छुड़ा के ले जाना। और वहाँ पे वो लल्लू एडवेंचरस बस देखते ही रह जाते हैं, पर उनमें से एक जिसका नाम होता है लीला, वो और नोआर उन चिंदी चोरों का पीछा करने लगते हैं और कुछ देर तक पीछा करने के बाद वो लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। फिर वो चिंदी चोर वहाँ पे एक ग्रेट फायर फैल्कन को समन करती है और वो फैल्को जाके लड़ने लगता है लीला से और नोआर वहाँ पे उस चिंदी चोर से लड़ रहा था। फिर वहाँ पे नोआर को एक बढ़िया सा आइडिया आता है और वो वहाँ पे अपने वाटर के स्किल का यूज करते हुए उस फैल्को के ऊपर हमला करता है, पर वहाँ पे जो चिंदी चोर थी वो जाके उस वाटर के अटैक को ब्लॉक कर देती है और तभी पता नहीं उसको कैसे बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि नोआर ने पहले से ही अपने उस वाटर के अटैक में अपने थंडर की स्किल को मिक्स करके यूज किया था, जिससे कि वहाँ पे उस चिंदी चोर को बहुत ही ज्यादा तगड़ा झटका लगा। फिर वहाँ पे लीला और नोआर मिलके उस चिंदी चोर को वहाँ पे पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पे उस एडवेंचरस ग्रुप का लीडर वहाँ पे आता है और वो नोआर के पास जाने के बाद वहाँ पे उसको पता नहीं क्यों एक जोर से पंच मारता है और नोआर को वहाँ पे पंच मारने के बाद वो उन लोगों के ऊपर एक ग्रेविटी स्पेल का यूज करता है जिनसे कि वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भारी हो जाते हैं, जिससे कि लीला तो वहाँ पे नीचे गिर जाती है, पर नोआर वहाँ पे अब भी सीधा खड़ा था। और नोआर को वहाँ पे ऐसे देखने के बाद वो चोर अपने असली रूप में आ जाता है और बोलता है नोआर तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर तुम एमा को नहीं पा सकते। तो जैसे ही वहाँ पे उस चोर का ध्यान भटकता है, एमा वहाँ पे उसके ग्रेविटी स्पेल को पीछे से डीएक्टिवेट कर देती है और फिर अचानक से नोआर वहाँ पे छलांग मार के उस चोर को एक जोर से घुसा मारता है जिससे कि वो वहाँ पे ढेर हो जाता है। फिर नोआर और लीला दोनों मिलके वहाँ पे उन दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं और एमा के पेरेंट्स वहाँ पे एमा की जान बचाने के लिए नोआर को थैंक यू बोलते हैं और उसको एक दुकान भी गिफ्ट करते हैं जहाँ पे वो अपने रेयर आइटम्स को बेच सकता है।
और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस द हिडन डंजन एनिमे के एपिसोड 10 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हीरो एकेडमी को दिखाया जाता है और हीरो एकेडमी के नोआर के क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आती है और जब हम लोग उस ट्रांसफर स्टूडेंट को देखते हैं तो ये वही लड़की थी जिसने की पिछली रात को नोआर की मदद की थी एमा की जान बचाने में, और इसका नाम तो मैंने पहले ही बता दिया है जो कि है लीला। उसके बाद वहाँ पे उनकी टीचर बोलती हैं कि आज दिन है एक स्पेशल लेसन का और ये एक ट्रेडिशन भी है इस हीरो एकेडमी में, और इस ट्रेडिशन के मुताबिक हम सबको एक हॉट स्प्रिंग में जाना है और वो भी आज ही। तो फिर वो सब निकल पड़ते हैं उस हॉट स्प्रिंग की तरफ और जब हमें सारी लड़कियों को दिखाया जाता है वो सब तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है उस हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए, पर जब हम वहाँ पे सारे लड़कों को देखते हैं वहाँ पे नोआर को छोड़ के सभी के मुंह से लाल टपक रही थी, सबके सब ठरकी कहीं के। ठीक है मेरे मुंह से भी थोड़ा बहुत टपक रहा था। अरे क्या टपक रहा था भाई? अरे यार लाल टपक रहा था यार, और क्या टपकेगा? हाँ तो ऐसे क्लियरली बताना चाहिए ना, हमने तो कुछ और ही समझ लिया था। एक थप्पड़ मार दूं। और वहाँ पे सारे लड़कों के ठरक का अंदाजा होने के बाद वहाँ पे सारी लड़कियां नोआर से मदद मांगती है इस बात पे कि जब वो सब नहा रही होंगी नोआर को बस वहाँ पे कुछ देर तक गार्ड करना है जिससे कि वो वहाँ पे वो ठरकी लौंडे ना आ सके। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सारे लड़के और भी खुश हो जाते हैं क्योंकि नोआर भी वहाँ पे एक लड़का था और मैन विल बी मैन। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो सब जब उस हॉट स्प्रिंग की तरफ जा रहे थे उस ग्रुप में से एक लौंडा वहाँ पे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नोआर की जान एक ट्रैप से बचाता है और वहाँ पे नोआर की जान बचाने के बाद वो वहाँ पे अपनी बढ़ाई मारने लगता है इस बात पे कि वो कितना ज्यादा महान है जिसने कि उस ट्रैप को पहले ही देख लिया था। पर जब वो वहाँ पे लड़कियों की तरफ देखता है वहाँ पे सारी लड़कियाँ कुछ जंगली फूलों को देखने में बिजी होती है और ये देखने के बाद कि उसकी सारी मेहनत गटर के पानी में चली गई तो वहाँ पे उसका रोना निकल जाता है। बंद करो। रो मत भाई, मैं तुझको वरदान देता हूँ, एक ना एक दिन तेरी ये घटिया हरकतें देख के कोई ना कोई लड़की जरूर इम्प्रेस होएगी। पर खैर वो अलग बात है कि मुझसे आज तक कोई इम्प्रेस नहीं हुई, पर तुझसे जरूर होएगी यार। तो कुछ देर तक चलने के बाद वो आखिरकार उस हॉट स्प्रिंग के रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे सारे लड़के ये शपथ लेते हैं कि वो उनको नहाते हुए छुप छुप के नहीं देखेंगे और ऑफ कोर्स वो ये झूठ ही बोल रहे थे बिकॉज मैन विल बी मैन। और फिर जब सारी लड़कियां नहाने के लिए चली जाती है उन लौंडों में से एक ठरकी लीडर उभर के आता है और वो वहाँ पे इतनी ज्यादा ठरकी स्पीच देता है कि वहाँ पे जितने भी सारे लौंडे खड़े थे उन सब के अंदर का ठरक का ज्वालामुखी फूट पड़ता है और फिर वो सब एक ब्लैक कलर का मास्क पहन के तैयार हो जाते हैं अपने मिशन पे जाने के लिए। उसके बाद वो वाला मास्क वो नोआर को ऑफर करते हैं और नोआर उस मास्क को लेने से मना कर देता है और ये देखने के बाद वहाँ पे सब लोग जोर से चिल्लाते हैं यही है वो गद्दार, पकड़ो इसको। और वो सब लग जाते हैं नोआर के पीछे उसको पकड़ने के लिए। फिर नोआर भाग के जाता है अपने टीचर के पास और वहाँ पे उनको सारा मामला बताता है कि सारे के सारे लड़के वहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नोआर और उनकी टीचर मिलके वहाँ पे सारे लड़कों को धो डालते हैं, पर वहाँ से उनका लीडर बच जाता है और वो जाके अपने टीचर के सामने अपने बॉडी को फ्लेक्स करने लगता है। क्या पागल बंदा है यार। और फिर उनको पता चलता है कि ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था दूसरे बंदे को भगाने के लिए, और जो वो दूसरा बंदा था वो तेजी से भागते हुए जा रहा था लड़कियों की हॉट स्प्रिंग की तरफ। फिर नोआर उसके पीछे लग जाता है उसको रोकने के लिए और वो वहाँ पे उसके ऊपर जंत्र मंत्र तंत्र सारी चीजों का यूज करता है, पर वो बंदा तो रुकता ही नहीं क्योंकि ठरक मंत्र इज द ओनली पावरफुल मंत्र। यस। और फाइनली वो बंदा भग के जाके गर्ल्स के हॉट स्प्रिंग के अंदर कूद जाता है और नोआर भी उसके पीछे कूद जाता है, कुछ देखने के लिए नहीं, मतलब उस बंदे को रोकने के लिए। उसके बाद नोआर वहाँ पे देखता है कि उस हॉट स्प्रिंग के अंदर तो कोई होती ही नहीं और वो सब वहाँ पे उसके सामने खड़ी थी और वो सब वहाँ पे बोलती है कि हम लोग तो अभी तक हॉट स्प्रिंग में आए ही नहीं, तुम पहले ही यहाँ पे आ गए। उसके बाद वहाँ पे उनकी टीचर आती है और नोआर को अपने ठरक पे काबू रखने के लिए उसको शाबाशी देती है और बोलती है कि यही था तुम्हारा स्पेशल लेसन, अपने ठरक को अपने हाथ में मेरा मतलब अपने ठरक को अपने काबू में रखना चाहिए। और नोआर इस लेसन में पास हो चुका है तो इसीलिए वहाँ पे नोआर को उन सारी कन्याओं के साथ स्नान करने का चरम सुख प्राप्त होता है।
और ये पता नहीं मेरे लैंग्वेज को अभी क्या हो गया और मेरे हाथ भी कपकपा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी सारे लौंडे थे, मेरा मतलब ठरकी लौंडे थे, उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया है और उनको कन्याओं के साथ तो क्या, उनको सादा स्नान करने को भी प्राप्त नहीं होता। और मित्रों, यहाँ पे ही इस अध्याय का समाप्ति होता है और हम आपसे मिलेंगे अगले वाले अध्याय में। तो एपिसोड 11 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें नोआर की रेयर आइटम शॉप को दिखाया जाता है और वहाँ पे अच्छे खासे कस्टमर्स आए हुए थे जो कि वहाँ पे रेयर आइटम्स को खरीदना चाहते थे। तो जब उसके पापा उसके बेटे की इतनी ज्यादा तरक्की देखते हैं, वो वहाँ पे बोलते हैं, मुझे तुझ पे प्राउड है बेटा, तूने यहाँ पे कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है। फिर नोआर वहाँ पे सोचता है कि हाँ, मैंने काफी ज्यादा तरक्की तो कर ली है, पर क्या ये सब ओलिविया के बिना पॉसिबल होता? ओलिविया ने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है, पर मैंने क्या किया, उसको ऐसे ही उस ट्रैप में अकेला छोड़ दिया। उसके बाद नोआर वहाँ पे ये निश्चय करता है कि वो जाके ओलिविया को उस ट्रैप से ज़रूर बचाएगा। फिर नोआर वहाँ पे अपने दिमाग वाले बुढ़ऊ का स्किल यूज़ करता है जिससे कि वो कोई रास्ता ढूंढ सके ओलिविया को उस डेथ चेन से आज़ाद करने का। तो फिर वहाँ पे उसके दिमाग वाला बुढ़ऊ स्किल उससे बोलता है कि तुम्हें उस डंजन के 16th फ्लोर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे तुम्हें वो तरीका मिल जाएगा डेथ चेन से आज़ाद करने का। उसके बाद नोआर और एमा दोनों जाते हैं उस 16th फ्लोर के सामने और जब वो लोग उस 16th फ्लोर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि कुछ पिद्दे लोग आके वहाँ पे उन लोगों को घेर लेते हैं और नोआर से वहाँ पे कुछ खाने को मांगते हैं, जिससे कि नोआर वहाँ पे कुछ कुकीज निकाल के उन पिद्दे लोगों को देता है। तो वो कुकीज खाने के बाद वहाँ पे उन पिद्दे लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। फिर वो वहाँ पे एमा से बोलते हैं, ए बड़ी लड़की, चलो हमारा कुछ मनोरंजन करके दिखाओ। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे एमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उन पिद्दे लोगों को अपने पैरों से कुचलने के लिए आगे बढ़ती है, पर नोआर वहाँ पे उसको जैसे तैसे रोके रखता है। वैसे ओलिविया को मनोरंजन करने की क्या जरूरत, उसके पास तो ऑलरेडी दो मनोरंजक चीजें हैं। यार अब ये मत पूछना कि कौन सी दोनों मनोरंजक चीजें हैं। पूछ रहे हो क्या? चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। उसके हाथ में ये जो खंजर है ना दो, यही है उसके दोनों मनोरंजक चीजें। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और देखते ही देखते वो पिद्दे लोग वहाँ पे उन कुकीज को खाते खाते उल्टी करते हुए गिर पड़ते हैं, क्योंकि नोआर ने वहाँ पे पहले से ही उन कुकीज के अंदर पेट खराब करने वाली दवाई को मिला दिया था। उसके बाद वो दोनों और आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो लोग उस 16th फ्लोर के चेम्बर के अंदर पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वो लोग कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब हमें दिखाया जाता है तो वहाँ पे कोई बिल्कुल ओलिविया की तरह ही दिखने वाली होती है और नोआर वहाँ पे बोलता है कि ये कौन है, ये तो बिल्कुल ही मेरे मास्टर की तरह दिख रही है। फिर वो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें किसी को डेथ चेन से फ्री कराना है तो तुम्हें उसके ही रूप से लड़ना होगा, और अगर तुम उससे लड़ने के बाद उससे जीत जाते हो तो वो पर्सन डेथ चेन से आजाद हो जाएगा। फिर नोआर वहाँ पे उस डेथ चेन वाले एंटिटी को आजाद करता है और उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, पर वो एंटिटी वहाँ पे नोआर के सोच से भी ज्यादा पावरफुल थी, तो इसीलिए वो वहाँ पे एक फायर ड्रैगन को समन करती है और उससे वो वहाँ पे नोआर और एमा के ऊपर हमला कर देती है। पहले तो हमें लगता है कि नोआर और एमा उस अटैक से नहीं बच पाएंगे, पर नोआर वहाँ पे अपने एलिवेटर के स्किल का यूज करके उस डंजन के बाहर आ जाता है और एमा से घर जाने को बोलता है और वो जाने वाला था लाइब्रेरी उस एंटिटी के बारे में ज्यादा रिसर्च करने के लिए, जिससे कि वो उस एंटिटी को हरा पाए। तो एमा तो वहाँ से घर चली जाती है। फिर नोआर जाता है लाइब्रेरी और वहाँ पे वो उस एंटिटी के बारे में रिसर्च करने लगता है और रिसर्च करके जब वो उस लाइब्रेरी से बाहर आता है, वो देखता है कि वो एंटिटी लाइब्रेरी के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तो नोआर को जितना भी कुछ उस लाइब्रेरी के रिसर्च से पता चला था, वो उससे एक नए स्किल को एक्टिवेट करता है और उस स्किल से वो उस एंटिटी के ऊपर हमला करता है, पर वो एंटिटी बहुत ही इजीली उस अटैक को डॉज कर लेती है और उल्टा फिर वो नोआर के ऊपर ही हमला कर देती है, जिससे कि नोआर वहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर वो एंटिटी नोआर के पास आती है और उससे बोलती है कि ये तो काफी जल्दी खत्म हो गया, और वो नोआर को वहाँ पे मारने ही वाली थी। और गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड 12 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आज से 200 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है और वहाँ पे ओलिविया एक बार में बैठी हुई थी और तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसको अपना स्टूडेंट बनाने की उससे बात करता है और वो लड़का बिल्कुल ही नोआर की तरह दिख रहा था। फिर जब ओलिविया वहाँ से उसको मना करके जाने लगती है, वो
वो लड़का बोलता है कि जब तक आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बना लेते तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो जैसा कि उस लड़के ने वहाँ पे कहा था, वो उसका पीछा करने लगता है और वो उसके पीछे पीछे मार्केट जाता है, फिर उसके घर तक जाता है और भाई साहब यहाँ तक उसके बाथरूम में घुस जाता है। यार इस लड़के की हरकतें देखने के बाद तो मेरे को इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो ओलिविया उस लड़के की ऐसी हरकतों से तंग आके उसको वहाँ पे एक बड़े से मॉन्स्टर को मारने का टास्क देती है और बोलती है कि अगर तुमने इस मॉन्स्टर को मार दिया तो फिर मैं तुमको अपना स्टूडेंट बना लूंगी। फिर वो सोचती है कि देखना ये जरूर इस मॉन्स्टर का नाम सुन के यहाँ से भाग जाएगा, पर वो लड़का वहाँ पे थोड़ा सा मजबूत किस्म का था, तो इसीलिए वो वहाँ पे बोलता है अगर मेरे ये करने के बाद आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लेंगी तो फिर ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है और ओलिविया वहाँ पे उसको जाते हुए देखती है और फिर वो सोचती है कहीं ये सचमुच उस मॉन्स्टर के पास तो नहीं चला जाएगा उसको मारने के लिए ना, ये तो एक बच्चा है, ये कैसे जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे ओलिविया के पास मौका था उस लड़के को वहाँ पे रोक लेने का, पर वो वहाँ पे उसको नहीं रोकती और कुछ दिनों के बाद उसको खबर मिलती है कि वो लड़का सचमुच उस मॉन्स्टर के पास चला गया था उसको मारने के लिए और वो उससे लड़ते लड़ते ही वहाँ पे मर गया। और ओलिविया उस लड़के की मौत की खबर को सुनने के बाद वहाँ पे बिल्कुल ही टूट जाती है और फिर वो जाती है उस लड़के की ग्रेव पे और वहाँ पे वो बोलती है अगर मैंने उसको वहाँ पे उस दिन रोक लिया होता तो फिर आज ये जिंदा होता, ये सब मेरी ही गलती है, काश मैंने उसको उस मॉन्स्टर को मारने के लिए ना भेजा होता। और उस दिन से ठीक 200 साल बाद जब ओलिविया उस डेथ चेन की कैद में होती है तभी वहाँ पे नोआर आता है और नोआर को देखने के बाद ओलिविया वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि नोआर वहाँ पे बिल्कुल ही उस लड़के की तरह दिख रहा था जिसको कि ओलिविया आज से 200 साल पहले नहीं बचा पाई थी। इसीलिए ओलिविया वहाँ पे नोआर से इतनी ज्यादा फेमिलियर हो गई थी और उसको अपनी सारी पावर्स भी दे दी। तो फिर वापस से सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वो डेथ चेन की एंटिटी वहाँ पे नोआर को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे एमा आके नोआर को बचा लेती है और उसके बाद वहाँ पे उनकी सारी लड़कियों की टीम भी आ जाती है जिसमें की होती है लोला, एमा, लूना और लीला। और यहाँ पे जो इनकी टीम है वो बिल्कुल कमाल टीम है और मैं इनकी टीम को कमाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टीम में जितनी भी सारी लड़कियां हैं वो बिल्कुल ही माल, मेरा मतलब है कमाल की है ये सब। तो वहाँ पे वो कमाल की टीम आने के बाद नोआर वहाँ पे बोलता है कि हमें उसके तलवार को तोड़ना होगा। ये सुनने के बाद लीला वहाँ पे अपने डीमन फिस्ट का यूज करके उसके तलवार को चकनाचूर कर देती है, पर उस एंटिटी के तलवार को तोड़ने के बाद भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो वहाँ पे एक फायर ड्रैगन को समन करती है और जब वो एंटिटी अपने फायर ड्रैगन से वहाँ पे लीला और उनकी कमाल की टीम के ऊपर हमला करती है तो वहाँ पे उनकी कमाल की टीम भी उस फायर ड्रैगन के सामने नहीं टिक पाती और वो सब वहाँ पे उससे हार जाती हैं। और उस एंटिटी का जो अगला टारगेट था वो था नोआर, तो इसीलिए वो अपने फायर ड्रैगन से वहाँ पे नोआर के ऊपर भी हमला कर देती है। उसके बाद नोआर वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है अगर मैंने यहाँ पे इस एंटिटी को नहीं मारा तो ये मेरे दोस्त, मेरे परिवार और यहाँ तक कि मेरे मास्टर को भी मार देगी। फिर नोआर छलांग मार के उस ड्रैगन के मुंह के अंदर चले जाता है और कुछ देर के बाद वो उस ड्रैगन का पेट फाड़ के बाहर आता है और उसने जिस तलवार से उस ड्रैगन का पेट फाड़ा था उस तलवार के अंदर उस ड्रैगन की एबिलिटी आ गई होती है और उसी तलवार से नोआर उस एंटिटी के सर पे हमला कर देता है जिससे कि वो कुछ ही पलों में वहाँ पे धूल बन जाती है। पर इतनी ज्यादा पावर यूज करने के बाद नोआर के वहाँ पे सिर्फ 200 ही एलपी बच जाती है जिससे कि वो वहाँ पे बेहोश ही होने वाला था कि तभी वहाँ पे वो कमाल की टीम आती है और वहाँ पे वो उसको एलपी देते हैं और वो भी सभी के सभी लड़कियां। तो जब नोआर का हालत थोड़ा सा ठीक होता है वो जाता है ओलिविया के पास और ओलिविया वहाँ पे उस डेथ चेन से फ्री हो चुकी थी। तो नोआर उसके पास पहुँचने के बाद ओलिविया से गले मिलता है और उसको थैंक यू बोलता है ओलिविया ने जितना भी कुछ आज तक उसके लिए किया है। पर ओलिविया का तो वहाँ पे कुछ और ही इरादा था और जैसे ही नोआर उससे गले मिलता है वो उसको अपने गुब्बारों का मसाज देती है। तो यार इसी के ही साथ आज की ये कहानी हमारी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। और अगर अभी तक भी तुमको समझ में नहीं आया है तो फिर तुम लोगों की काफ़ी सारी फ़ैन फेवरेट सीरीज़ वापस आ रही है, तो इसीलिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और जब तक अगली वीडियो नहीं आ जाती तुम लोग इस वीडियो पर क्लिक कर जाकर देख सकते हो, इसको भी देखने में तुमको काफ़ी मज़ा आएगा।